ये विषय है क्या हमने लिखा ऊपर प्राकृतिक खेती, और प्राकृतिक खेती के नीचे लिखा है मैंने संस्कृति। बिना संस्कृति के इस संसार में कुछ नहीं है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। जब हम देश आज़ाद हुआ 47 में, तो हमारे देश के लोगों ने एक नारा गाना गाया, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो हस्ती क्या थी? हस्ती थी हमारी कृषि संस्कृति। हम कृषि को बहुत अच्छे ढंग से समझते थे, हमारे पूर्वज अच्छे ढंग से समझते थे, और उस समय प्राकृतिक खेती ही होती थी। इस जमाने में कई बार लोग क्या कह देते हैं कि इसीलिए आज़ादी के बाद देश के लोग भूखों मरते थे। देखना, वो जो ऐसा कह देता है जैसे, और ये कौन कहता है कि आज की तारीख में जब कोई बात करता है कि खेती में रसायनों का प्रयोग उचित नहीं है, तो रसायनों के कारोबार में जो लोग लगे हैं वो कहते हैं कि रसायनों की वजह से ही आज सबको भरपेट भोजन मिलता है। अगर रसायन ना होते तो भूखों मर गए होते। तो उनका मानना ये है कि उनकी नज़र में हमारा जो देश है वो 1947 से कहानी शुरू होती है। 1900 मतलब उनका थ्योरी ये है कि 1947 के पहले देश नहीं था। उनके सारे आंकड़े, सारे डाटा जितने भी हैं वो 1947 को आधार मान के चलते हैं कि भाई 1947-50 के दशक में हमारे देश में खाद्यान्न बहुत कम होता था और हमारे देश में लोगों को भरपेट खाने को नहीं था। इसलिए 1960 में हरित क्रांति आई और तब जाकर कहीं यूरिया, डीएपी, पोटास, बीडीसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, मैकेनाइजेशन, हाई यील्डिंग वैरायटी, पानी, तब जाकर के हमें 300 मिलियन टन अनाज पैदा कर पाए और सबको अनाज मिल रहा है, ऐसा वो बोलते हैं। तो वो इतिहास हमारा उठाते हैं 1947 से, यानी 1947 के पहले देश नहीं था। आप देखिए, आप सभी लोगों ने सुना है कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती हों बसेरा, वो भारत देश है मेरा। इस भारतवर्ष को कहा गया है पुरोहित राष्ट्र, विश्व गुरु। तो 17वीं शताब्दी एक अंगस मेडिसन, एक आर्थिक इतिहासकार हैं अंगस मेडिसन, यहाँ के नहीं, इंडिया के। तो उन्होंने लिखा है कि 17वीं शताब्दी तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। जैसे आज अपने देश के मोदी जी कहते हैं ना, 9 साल में हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हो गई, यानी कि हम 5वीं अर्थव्यवस्था में आ गए विश्व की। और अभी उनका सपना है कि बस 5-10 साल के अंदर अंदर हमको दुनिया की 3री अर्थव्यवस्था में शामिल हो जाना है। लेकिन 17वीं शताब्दी तक, यानी आज के सिर्फ 400 साल पहले, दुनिया की अर्थव्यवस्था फर्स्ट नंबर पर थी। तब क्या, भारत को गांव का देश कहा जाता है, भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, और भारत की संपूर्ण अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। आज क्या हुआ? आज अपने देश की जीडीपी में 20 से 25% हिस्सा कृषि का है, शेष सब उद्योग का है। किसी जमाने में हमारे, जब ये 17वीं शताब्दी में जब विश्व गुरु था भारत, जब भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में गिना जाता था, तो यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं थी। ध्यान रखना, पूरा का पूरा जो अर्थव्यवस्था थी कृषि पर आधारित थी। तो ये जो मैंने यहाँ लिखा है प्राकृतिक कृषि और संस्कृति, जब हम कृषि को संस्कृति मानते हैं तो हमारे देश में ना तो कोई किसान आत्महत्या करता है, ना गांव से पलायन होता है,
और ना गांव में कहीं गरीबी और बदहाली का आलम होता है। जब हम कृषि संस्कृति को मानते थे, प्राकृतिक खेती को जानते थे, तब गांव से कोई पलायन और था क्या? अभी ठीक 70-80 साल पहले किसानों के बारे में क्या कहा जाता है? उत्तम खेती, मध्यम बान, निशित चाकरी, भीख निदान। खेती को सबसे उत्तम व्यवसाय का दर्जा प्राप्त था। क्यों था? क्योंकि मेरी संस्कृति में, ये जो संस्कृति है, संस्कृति समझना, संस्कृति का मतलब है शुभ लाभ। ऐसा काम, खेती का ऐसा काम जिसमें सबको, सबके जीवन में शुभ 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 हो, अशुभ कहीं ना हो। और मूल मंत्र है मेरे वेद का। मनुष्य के लिए एक मंत्र दिया है किसी ने कि मनुष्य निरंतर एक चीज सोचेगा। वो चीज क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यानी कि इंसान, किसान खेती करते समय एक ही चीज सोचता है कि इस भूमंडल पर रहने वाले समस्त जीव जगत की चेतनाएं, समस्त इकाइयां, चाहे वो वनस्पतियां हों, चाहे वो जीव हों, किसान सभी के सुख और निरोगी जीवन की कामना करता है। किसान ने कभी किसी को मारने का प्रयास कभी नहीं। किसान ने कभी किसी को नहीं मारा। वो बेशक हल चलाते समय केंचुआ मर गया, पैर से कुचल करके चींटी मर गई अनायास, बट उसने मारा जानबूझ करके। उसने कभी नहीं मारा किसी को। तो जब हम जानबूझ करके किसी को नहीं मारते तो भगवान मुझसे खुश होता है, कहता देखिए ये इंसान है कि मेरी व्यवस्था पर यकीन रखता है। मतलब चूंकि आप समझना बात को, जो परमात्मा है जिसने 84 लाख योनियों की माया रची है, तो उसने कोई भी इकाई अकारण नहीं रची। इस भूमंडल पर प्रत्येक इकाई के होने का कोई ना कोई कारण है। चींटी यहाँ क्यों है ये परमात्मा जानता होगा, हमें नहीं पता। इल्ली यहाँ क्यों है, मच्छर यहाँ क्यों है, मेंढक यहाँ क्यों है, सांप यहाँ क्यों है, बिच्छी यहाँ क्यों है, ये भगवान जानता है। तो भगवान कहता है इंसान से कि तुम बहुत ज्ञानी ध्यानी बनने के उसमें मत रहना। तुम ये मत सोचना कि क्या क्यों है, तुमको केवल इतना समझना है तुम क्यों हो, तुम क्यों हो। तो अभी मैं कहता हूं मच्छर काटता है, इसको मार डालो। दीमक नुकसान करती, इसको मार डालो। इल्ली को मार डालो, इसको मार दो, इसको मार दो, इसको मार दो, इसको मार दो। कभी आदमी ने सोचा है कि आप क्या राइट टू डायरेक्शन हो, आप सही दिशा में जा रहे हो? हकीकत तो बताओ, मरना तो आदमी को चाहिए। क्योंकि इस यूनिवर्स में, इस भूमंडल पर मनुष्य का कोई दुश्मन नहीं है। कोई भी जीव इकाई मनुष्य की दुश्मन, लेकिन मनुष्य सबका दुश्मन है और मनुष्य मनुष्य का भी दुश्मन है। ठीक है ना? तो आज का जो विषय, आज का विषय प्राकृतिक कृषि किसको कहते हैं। क्योंकि अगर आप नहीं समझेंगे, आप नहीं जानेंगे, तो जानते हो क्या है? इधर मैंने एक शब्द लिखा, शुद्ध लाभ। इस दुनिया में जितना भी व्यवसाय है, आजकल व्यावसायिक शिक्षाएं चल रही ना, व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा में एक ही चीज बताई जाती है, क्या? कि कैसे ज्यादा मुनाफा कमाओगे। कृषि में कभी ज्यादा मुनाफा का कोई कॉलम, यहां जीविका है। यहां क्या है? जियो और जीने दो। जियो
और जीने दो। शुभ लाभ का मतलब ये है कि हम भी जिएं और आप भी जियो। खेती हम कुछ इस तरीके से करेंगे, और सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं कह रहा हूं कि मनुष्य जिए, एक किसान जिए और एक व्यापार, ऐसा नहीं है। किसान कहता है कि मुझे भी जीने दो, और सांप, बिच्छू, केचुआ, नेवला, गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, गधा, नीलगाय, हिरन, खरगोश सभी जिए, सब जिए और हम भी जिए। इसी का नाम है शुभ लाभ, सभी का शुभ हो। और यहां क्या हुआ? व्यवसाय में शुद्ध लाभ। शुद्ध लाभ का मतलब है मैं जीऊं और दुनिया मरती है तो मर जाए। अब देखना, चिकित्सा विज्ञान जिसको कहा गया है कि धरती पर भगवान का दूसरा रूप है एक चिकित्सक, बिल्कुल संदेह नहीं है इसमें। जब किसी जमाने में वैद्य होते थे, एक जमाना था कि चाहे मास्टर हो, चाहे वैद्य हो, चाहे गुरु हो, चाहे कोई हो, गांव में देखते नहीं थे आप? हमारे गांव में लुहार था, बढ़ई था, नाई था, धोबी था, कुम्हार था, जितने भी लोग थे, जुलाहा था, दर्जी था। लुहार सब की खुरपी और हंसिया और फावड़ा ठीक करता, तब पैसा नहीं मांगता था ना। साल के आखिरी में जब तुम्हारी फसल कटेगी तो उसको डबिया दी जाती थी। ऐसे ही कुम्हार, ऐसे ही बढ़ई, सारे के सारे जो व्यवसाय करने वाले जो टेक्नोक्रेट थे, कोई बैलगाड़ी का पहिया ठीक कर देता था, कोई आपके बाल बना जाता था, आपके कपड़े सिलता था, आपका रजाई भर देता था, आपके कपड़ों में ठप्पा मार के रंगीन बना देता था, लेकिन पैसा कोई। साल के अंत में जब आपकी फसल कटेगी तो आप स्वेच्छा से उसको 10 किलो 15 किलो की डबिया जो देना चाहो दे दो, तो कोई आदमी पलायन नहीं करता था। आज वही लुहार, वही बढ़ई, वही नाई व्यवसायिक हो गए। तो पहले चिकित्सा जो वैद्य भी होता था ना, अगर हर गांव में वैद्य नहीं था, पता चला उस गांव में वैद्य है, तो कोई बीमार हुआ तो कोई साइकिल पे गया, बैलगाड़ी लेके गया, वैद्य को बिठा के ले आया, और वैद्य ने उस आदमी की नब्ज देखी और जान गया बात है, पित्त है, कफ है, बीमारी पता कर लेता था वो 2 मिनट में नब्ज देख करके। और उसके बाद वो गांव में जा कर के कुछ जड़ी बूटी लाता था, वो आपके सामने ही घोंट पीस करके दे देता था और चला जाता था, पैसे नहीं मांगता था। आप उसको दही खिला दें, गुड़ खिला दें, पूड़ी खिला दें, खाना खिला दें, बस। यहाँ क्या था? शुभ लाभ की हैसियत से सारे काम हो रहे थे। शुभ लाभ, सबका शुभ हो। हमको तो खाना मिल गया। आज की तारीख में क्या है? शुद्ध लाभ। शुद्ध लाभ माने चिकित्सक कहता है, आप जा करके देख लीजिए, सरकारी अस्पताल की बात अलग है, नहीं तो जितने भी नर्सिंग होम प्राइवेट जो खुले हुए हैं, इस जुगाड़ में है कि इस आदमी को कितना मैं ठग सकता हूं। मरीज मरेगा, जिएगा, कोई लेना देना नहीं, वो अपने भाग्य पर। उस चिकित्सक को पता है इसको अगर मौत नहीं आई तो जिएगा, ज्ञानी है वो। अगर इसकी मौत नहीं आई तो जिएगा, और मौत आ गई होगी तो हम बचा नहीं पाएंगे। अभी उसका एक ही टारगेट है कि इस आदमी से 30, 40, 50, 60, 70, 80, 1 लाख, 2 लाख कितना छीन सकते हैं। और ये व्यवसायीकरण में क्या? शुद्ध लाभ हमको मिलना चाहिए, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, चाहे कोई भी हो, इवन कोई धर्मगुरु भी, कोई पंडित भी, कोई मौलवी भी, कोई पादरी भी, सब किस जुगाड़ में है? आपने कहा महाराज जी मेरे घर में कुछ वातावरण सही नहीं है, लगता है कुछ भूत प्रेत का चक्कर है, तो बिना डायग्नोस किए पूजा करवा लो। फलानी पूजा में करीब करीब ये मान लीजिए कि 21,000 रुपये खर्च होगा और ये बला टल जाएगी।
भला टाल लें लोग, 21,000 रुपये में आपकी भला टाल लें, ठीक है ना। तो आज खेती में भी व्यवसायीकरण आ गया, खेती में भी लोग किसान को लालच देते हैं, और हमारे पूर्वज कह गए लालच बुरी, लालच में फंस गए तो बर्बाद हो जाओगे। ऐसे ही लालच दे दिया लोगों को कि इससे पैदावार बढ़ जाएगी, ये फसल ज़्यादा मूल्य में बिक जाएगी, इसका ऐसे हो जाएगा, तुम ये क्यों करते हो, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम सब्जी उगाओ, तुम फल उगाओ, ये छोड़ दो, ये टेक्निक ले लो, ये रसायन ले लो, ये दवाई ले लो, ये कृषि यंत्र ले लो। यानी बेच रहे हैं लोग, बेच रहे हैं, बेमतलब की चीज़ें बेच रहे हैं। और कब क्यों बिक रहा है? क्योंकि हमारा किसान देश का अज्ञान है। और अगर जैसे आज मैं कह रहा हूं कि आपको कुछ भी खरीदना नहीं है, खेती, देखिए ये जो प्राकृतिक शब्द है, प्राकृतिक जैसे शब्द मैंने लिखा तो प्राकृतिक का मतलब है प्रकृति। क्या प्राकृतिक का क्या मतलब है? प्रकृति। तो आप प्रकृति को तो जानो, आप प्राकृतिक खेती करते हो, प्रकृति के बारे में हमें जानकारी नहीं है। तो प्रकृति क्या है? तो देखिए प्रकृति क्या है। प्राकृतिक से मैंने लिखा प्रकृति। पहले हमें जानना है प्रकृति क्या है। प्रकृति क्या है? तो क्या है प्रकृति? प्रकृति में दो चीजें हैं, एक जड़ है और एक चेतन है। इस दुनिया का नियम है, दुनिया में दो ही चीजें हैं, जड़ और चेतन। तो जड़ जब शब्द आता है, जड़, तो जड़ में भूमि है, गगन है, वायु है, अग्नि है और नीर है। यानी भूमि, आकाश, वायु, सूरज और पानी, ये जड़ है और यही शिव है। जड़ ही शिव है। क्या है? ये सदा शिव है, सदा शिव, सदा शिव। जो शिव शब्द है ना, शिव माने शिव भगवान, ये यही है, जड़ ही है। फिर जड़ क्या करता है? ये जड़ में पांचों चीजें जब मिल जाती हैं, इसको कहते हैं भगवान। ऐसे क्या कहते हैं? भूमि देवता, आकाश देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, जल देवता। लेकिन जब ये संयुक्त रूप से मिल जाते हैं, पांचों एक साथ होते हैं, तो ये भगवान कहलाते हैं। भगवान में क्या है? भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर। इसीलिए कहते हैं छित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल। तो भगवान ने क्या बनाया? सबसे पहले वनस्पति जगत पैदा हुआ इस संसार में। वनस्पति, सबसे पहले वनस्पति जगत की रचना होती है। वनस्पति जगत की रचना इसलिए होती है क्योंकि वनस्पतियों को आपकी जरूरत नहीं है, भैंस गाय की जरूरत नहीं है। ये अपना भोजन स्वयं सूर्य की रोशनी से बना लेते हैं। आदमी ना हो, चिड़िया ना हो, भैंस ना हो, गाय ना हो, तो इन वनस्पतियों को कोई परेशानी नहीं है। क्या दिक्कत है? क्योंकि ये धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि के साथ पर ही निर्भर हैं, खुद भोजन बनाती हैं। अब देखना, वनस्पति जगत के बाद फिर पैदा होता है जीव जगत। यानी जीव जंतु, जलचर, थलचर, नभचर। और इसको क्या कहते हैं? जीव जगत को क्या कहते हैं?
प्रकृति पार्वती। पार्वती पार्वती क्या है? धरती के ऊपर जो 84 लाख योनियों की माया है वही पार्वती है। और इसीलिए देखना, शिव की शादी किससे हुई थी? पार्वती से। इसीलिए शिव को कहते हैं अर्धनारीश्वर। आधा धरती में क्या है? आधा हिस्सा ऊपर का पार्वती का और नीचे का शिव का है। जैसे धरती को किसी जंगल में जाओ, ऐसे धरती को काट दो तो नीचे क्या है? शिव है। ऊपर क्या है? प्रकृति है, पार्वती है। पार्वती को क्या कहते हैं? आदि शक्ति दुर्गा। देखिए मित्र, ये इन्हीं का कारोबार है सब। इस संसार में एक आदि पिता सदा शिव है जो जड़ है, और दूसरा आदि शक्ति दुर्गा जिसको मां स्वरूपा कहते हैं। मां, जननी, जन्म देने वाली। अब यहीं कहीं मनुष्य है। मनुष्य क्या है? बस जीव जगत की रचना के बाद फिर मनुष्य जगत की रचना होती है इसकी। मनुष्य मनुष्य के बारे में क्या गए? ज्ञानावतार है, ज्ञान का अवतार है। क्या है? और क्या कहा गया है कि मनुष्य इस धरती पर परमात्मा की सबसे सुंदर और अंतिम रचना है। मतलब मैं अंत में आया, पहले भूमि गगन वायु अग्नि नीर आया, भगवान बना, भगवान ने वनस्पतियां बनाई, फिर वनस्पति और भगवान ने मिलकर के जीव बनाया। फिर जब पूरी धरती सज गई, वैभवशाली हो गई, तब ये दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान आया। कहा गया मनुष्य परमात्मा की सबसे सुंदर और अंतिम रचना है। अब हमको प्राकृतिक खेती में क्या करना है? प्राकृतिक खेती के बारे में जितनी भी सोशल मीडिया में अफवाहें हैं कि ये और ये और ये और ये ले लो, ये खरीद लो, ऐसा कर लो, ऐसा कुछ नहीं करना, सब बकवास है। प्राकृतिक खेती में मुझे प्रकृति के पास जाना है। प्रकृति को पूछना है कि हे प्रकृति मां, हे आदि शक्ति दुर्गा, मैं तेरी क्या सेवा करूं? हे सदा शिव, मैं तेरे किस काम आ सकता हूं? क्योंकि मेरे ऊपर तेरे अनेकों उपकार हैं। मैं दिन में 21,000 बार प्राणवायु लेता हूं। दिन में 21,000 बार श्वास लेता हूं। ये हम दिन में 10 बार पानी पीते हैं। ये हम दिन में 2 बार 3 बार खाना खाते हैं, जमीन से आता है। अग्नि सूरज है और ये आकाश है। आकाश निरंतर है और आकाश के ऊपर सूरज है, जिसकी ऊर्जा से मेरा कारोबार चलता है। बिना ऊर्जा के कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन सूरज हमारी पहुंच से बहुत दूर है। मैं सूरज का चाह करके भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आकाश अनंत है, आकाश का मैं कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन हम धरती का बिगाड़ सकते हैं, पानी का बिगाड़ सकते हैं, जंगल काट करके हवा के स्वरूप को खराब कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया 3 देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो मैंने बोला कि ये वायु ब्रह्मा है, जिसको प्राणवायु कहते हैं, विष्णु पानी है और शिव भूमि है। तो प्राकृतिक खेती में हमें 3 चीज़ों को बहुत बारीकी से समझना है। धरती को यानी शिव को, विष्णु माने पानी को, और हवा माने जंगल को। अब प्राकृतिक खेती करने वाला व्यक्ति प्रकृति को नहीं जानता और कहा कि साहब वो 10 पर्णी अर्क यूज करते हैं, हो गई प्राकृतिक खेती। तुमने निरी वनस्पतियां निचोड़ ली, गांव में अब धतूरा नहीं बचा, कौड़ा नहीं बचा, नीम नहीं बचा,
ये अरे नीम जिंदा रहे, अकौड़ा जिंदा रहे, धतूरा जिंदा रहे, सारी वनस्पतियां मुस्कुराएं, सर्वे भवन्तु सुखना। और इस प्राकृतिक खेती में आपने क्या किया, अगर किसी एक गांव के लोग ये 10 पर्णी अर्क उनके गले में उतर जाए ना, और सारे के सारे लोग 10 पर्णी अर्क बनाने लगे हैं, तो गांव की बायोडाइवर्सिटी यानी कि ये वनस्पति जगत की माया की तो सत्यानाश कर देंगे आप। तो प्राकृतिक खेती में मुझे प्रकृति के वैभव को सजाना है। देखना आप, इसी को क्या कहते हैं, ये जो संपूर्ण व्यवस्था है केवल इतनी सी है। देखना, जड़ जगत में भूमि गगन वायु अग्नि नीर, फिर वनस्पतियां और फिर जीव, और उसके बाद फिर आप एक मनुष्य, ठीक है ना। अब हमको और क्या देखना है, इसके अलावा संसार में है क्या, बताओ आप। अगर इसमें से कोई एक चीज माइनस करो, वनस्पतियां नहीं है, कुछ नहीं है, सूरज नहीं है, पानी नहीं है, आकाश नहीं है, कोई जीव नहीं है, कुछ नहीं। और अगर ये सब कुछ अच्छा है तो जीवन में मुझे कोई तकलीफ भी नहीं है। देखना अभी क्या किया, जाने अनजाने। दरअसल है क्या, जो एक विज्ञान है ना, पढ़ा लिखा विज्ञान, हकीकत क्या है, इंसान ने जो कुछ सीखा है, अगर इंसान ने हेलीकॉप्टर भी बनाया है, तो जीव जगत में जो नभचर है ना, नभचर मतलब एक कौवा मान लो, एक कबूतर मान लो, कबूतर को देख करके ही हेलीकॉप्टर बना सकते थे आप। अगर कबूतर नहीं होता तो हेलीकॉप्टर बनाने की कल्पना आपके दिमाग में कहीं से आती नहीं। अगर पानी वाली पनडुब्बी आपने बनाई है तो मगरमच्छ को देख के बनाई है। इस संसार में इंसान ने जो कुछ भी बना पाया है अपने बलबूते पर, वो प्रकृति की व्यवस्था को देख करके ही बनाया है। और इंसान ने जो बनाया है उसको क्या नाम देते हैं हम, भौतिक संसाधन। देखिए आप, इंसान ने क्या बनाया है, भौतिक संसाधन बनाने की समझ उसको कहाँ से आई है, प्रकृति से आई है। और भौतिक संसाधन बनाने के लिए जो मटेरियल उसने उपयोग किया है वो प्रकृति से लिया है। लेकिन बावजूद इसके ये इंसान भौतिक संसाधनों के मोह जाल में ऐसा उलझा कि इसने प्रकृति को भुला दिया। और जैसे ही इसने प्रकृति को इग्नोर किया, यानी धरती को, पानी को, वृक्षों को, जंगल को, जीव जंतुओं को, जैसे इसने इग्नोर किया तो क्या हुआ, आप खेती करते हैं, आप किसान हैं, तो क्या हुआ इग्नोर करने का मतलब कि हमारी ज़मीन खराब हुई। क्योंकि ज़मीन के बारे में जो मुझे करना था वो हम भूल गए। हमारे पूर्वज लोग अच्छा करते थे। ज़मीन एक खेत का एक टुकड़ा है, आज के ठीक 80 साल पहले, 70 साल पहले, 60 साल पहले जब चकबंदी भी नहीं हुई थी देश में, तो ऐसा कोई किसान नहीं था जिसकी खेत की बेड़ 2, 2.5, 3 फुट चौड़ी ना होती हो। और भाई साहब, वर्षा का पानी जितनी भी जुलाई में वर्षा हुई सब हमारे खेत में पानी भर गया। जिन खेतों में सूख जाता था वो लोग उर्द, मूंग, तिल, ज्वार, बाजरा बोते थे। जिन खेतों में पानी भरा रहता था उसमें धान लगाते थे। सिंपल सा ज्ञान था
कि ज़मीन जो कहती उस हिसाब से हो जाता। अगर पानी बरसता है और ज़मीन पी लेती है तो ज्वार बाजरा होता है, और अगर ज़मीन पानी नहीं पी पाती है, कुछ दिनों के लिए ठहर जाता है, तो वहाँ धान लगाते हैं। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि जहाँ ज़मीन पानी सूख जाती है वहाँ भी हम धान लगाते हैं, और फिर धान को सींचने के लिए ज़मीन के नीचे का पानी निकालते हैं, तो वाटर लेवल नीचे 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 खिसक रहा है। तो पहले वर्षा का पानी खेत में रुकता था, यानी प्रकृति का इंतजाम था कि बारिश, चूंकि विष्णु है तो विष्णु भगवान की कृपा हुई है, मेरे खेत में बरसे हैं, मुझे छप्पर फाड़ के दिया है, तो मैं उसको इज्जत के साथ अपने खेत में रोक लूं। आज क्या हुआ? अब एक तो मेड़ है नहीं, और मेड़ है और पानी बरस गया, तो मेड़ को काट के पानी को निकाल दो और उर्द बो दो, उलट गया। तो पहले के पूर्वज मेरे ये करते थे, खेत की मेड़ होती थी और खेत की मेड़ों पर वृक्ष होते थे, महुए का, पीपल का, जामुन का, अर्जुन का, ढाक का, बम्बूल का, बांस का, नाना प्रकार के, ताकि चारपाई के लिए पाटी की भी जुगाड़ हो जाए, लठ की भी जुगाड़ हो जाए, दरवाज़ा भी बन जाए, बच्चन को जामुन भी मिल जाए, शीशम की छाया भी हो जाए, और चिड़ियों का भी इंतजाम हो जाए। देखिए आप, जो पीपल, बरगद, पाकड़ जैसे पेड़ थे, वो चिड़ियों के इंतजाम के, चिड़ियों को भी फल मिले। सर्वे भवन्तु सुखना, ठीक है ना? अच्छा, फिर क्या था कि जिसके पास जितनी जमीन थी उसके अनुसार उसके पास पालतू पशु थे। दो बैल तो थे ही थे, गाय थी, भैंस थी, बकरियां थी। तो क्या हुआ, रबी में खरपतवार उगे, आपने मटर बोया, खरपतवार उगे। सिंपल कहानी थी। घर में जानवर हैं, घर में सारे लोग काम करने वाले हैं, अपना एक एक कुछ चद्दर लिया, खेत में गए और 15-20 दिन मटर के खरपतवार, 4 बिसुआ के आज उखाड़े, 4 बिसुआ के कल उखाड़े, 4 बिसुआ के परसों उखाड़े, 10, 12, 15 दिन खरपतवार उखाड़ उखाड़ करके पशु को खिलाते थे। खरपतवार नाशी रसायन डालने की कोई समस्या नहीं थी। बैल थे, पालतू पशु में बैल थे। बैल जब इस जमीन पे जोतते थे तो एक बैल का वजन होता है 4 कुंटल, दूसरे बैल का वजन है 4 कुंटल, और 2 खुरों पर, 4 पैरों पर खड़ा है बैल, तो ज़मीन में कॉम्पैक्शन नहीं होता था। देसी हल था, खुरपिया बढ़िया 7 इंच 8 इंच की जुताई होती थी। अब ट्रैक्टर आ गया साहब, 3 टन का ट्रैक्टर साल में एक खेत में 7 बार 8 बार दौड़ता है, तो वो मिट्टी के ऊपरी सतह को 2, 3, 4 इंच तो जुताई करता है, निचली सतह को कॉम्पैक्ट कर देता है। अब वर्षा का पानी अगर बरसता भी है तो नीचे नहीं जा पाता, क्योंकि मिट्टी कॉम्पैक्ट हो चुकी है। अब क्या हुआ, जब ये सारे काम मैं भूल गया, मेड़ें मेरी कट गई, पेड़ मैंने काट लिए, पालतू पशु मेरे छोड़ दिए, और फिर आपको आदत डाली कि अरे कहाँ मसूर के चक्कर में पड़े हो, गेहूं बो, गेहूं का लालच दिया, आपको लालच आया। तो गेहूं में क्या हुआ, गेहूं जब बोगे तो बोरिंग तो करानी पड़ेगी और ज़मीन का फिर पानी निकालना पड़ेगा। तो जाने अनजाने आज की तारीख में 1960 में शुरू हुई हरित क्रांति बहुत ज़रूरी थी। कोटि कोटि धन्यवाद उन वैज्ञानिकों का, कोटि कोटि धन्यवाद उन किसानों का जिन्होंने हरित क्रांति में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उत्पादन यहाँ तक ले आए। लेकिन आज की तारीख में हमें मालूम है कि जितने भी कार्यक्रम मैंने अडॉप्ट किए थे, वो सारे के सारे कार्यक्रम हमको ऐसी जगह पे ले आके खड़ा कर दिए हैं कि मेरे सामने 2 ही विकल्प हैं,
क्या? एक तरफ खाई, एक तरफ कुआं है, आगे बढ़ते हो तो मृत्यु सामने खड़ी है, मृत्यु सामने खड़ी है। क्योंकि जब ये संस्कृति थी तो कोई बीमार नहीं था, हर गांव में कुएं से पानी निकाल के पीते थे, आपका पशु भी बीमार नहीं था, पशुओं का दुग्ध उत्पादन बहुत अच्छा था, मैं बहुत बहादुर था, मैं बहुत बलवान था। अब मैं बहुत अपाहिज हो गया हूँ। आप तो गेहूं की रोटी और केमिकल मिली सब्जियां खा करके जब आपको बीमारी होती है तो आप तो चले जाते हो, टेस्ट करा लेते हो। आपको मालूम है जैसा खाए अन्न वैसा बने शरीर और मन। तो वही केमिकल वाले खाना तो आप भैंस को, गाय को, बकरी को खिला रहे हो, तो क्या वो बीमार नहीं है? हमने अपनी बीमारी की तो जांच करा ली कि शुगर हो गई है, कि भैंस को शुगर नहीं हो सकती, भैंस को बीपी नहीं हो सकती, क्योंकि जैसा हम खाते हैं वैसे मेरा पशु खाता है। चलिए, तो प्राकृतिक खेती की आवश्यकता सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैंने बोला था शुभ लाभ, और शुभ लाभ निरंतर चलता रहे। आज हमने कहा शुद्ध लाभ, यानी कि चलो क्या होगा, ये लग जाए, ये लग जाए, ये लग, शुद्ध मुनाफा कैसे होगा। और शुद्ध लाभ के चक्कर में शुभ लाभ भी गया और किसान का शुद्ध लाभ भी गया। आप तो जीरो हो गए। देश का लगभग 80% किसान कर्ज में डूबा है। और 17वीं शताब्दी तक आप लोग काफ़ी उम्र के हो, गांव में पूछ लेना, अगर आपने ना देखा हो तो मैंने तो देखा है, आपने ना देखा हो तो पूछ लेना अपने पिताजी से कि ऐसा कौन सा घर था जहां 10-20 तोला सोना नहीं था, किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो चांदी नहीं थी। और आज सोना इतना महंगा है कि अगर लड़की की शादी करना हो, 1 तोला की एक चैन बनानी हो, आधा तोला की 2 अंगूठी लेनी हो तो 1.5 लाख को खर्चा है। काहे 65,000 सोना चल लो। तो प्राकृतिक खेती का मतलब ये कि लालच छोड़ देना है, लालच छोड़ देना है। और क्या करना है, मैं 3-4 काम बता रहा हूं, केवल उतना करना है और कुछ नहीं करना। आपको अपने खेत की मेड़ बनानी ही बनानी है। क्या पहला काम है, खेत की मेड़ बनानी है ताकि वर्षा का पानी रुके, खेत में नमी ठहरे और वाटर लेवल ऊपर आए। जो किसान कहता है बाबूजी खेत की मेड़ ना बताओ और कुछ बताओ, तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं तुम प्राकृतिक खेती कभी नहीं कर पाओगे। दूसरा, एक देश के अगर 14 करोड़ किसानों ने संकल्प लिया मेड़ तो नहीं बनाएंगे, तो फिर बता दूं कि हमारी आने वाली पीढ़ियां या नर्क भोगेंगी। नर्क क्यों? मैंने बोला भौतिक संसाधनों के नशे में इतना चूर मत हो जाना कि प्राकृतिक संसाधन ही आपके खत्म हो जाएं या बिल्कुल खराब हो जाएं। ये जंगल, ये जलाशय, ये जमीन की उर्वरता, ये प्राकृतिक संसाधन है। तो प्राकृतिक खेती में क्या नियम है? प्राकृतिक खेती का एक ही नियम है कि हमें प्राकृतिक संसाधनों को खूबसूरत बनाना है। और खूबसूरत बनाने की कड़ी में जब चलते हैं तो बारिश, चूंकि सहयोग, पानी हमको चाहिए। पानी का स्रोत क्या है? क्या जमीन के नीचे का भूगर्भ जल पानी का स्रोत है? ना, पानी का मुख्य स्रोत है समुद्र। समुद्र से पानी इवेपोरेट होकर के वायुमंडल में बादलों के रूप में भरा रहता है, बारिश के सीजन में बरसता है, वही नदी में, वही कुएं में, वही चेक डैम में पहुंचता है। लेकिन अगर बारिश का पानी देश के हर किसान ने रोकने के लिए थोड़ा थोड़ा प्रयास नहीं किया तो मैं यकीन दिला दूं कि जैसे आपने सुना होगा दूसरा विश्व युद्ध, तीसरा विश्व युद्ध पानी को लेकर के भी हो सकता है। आप अखबार, टीवी में सुनते होंगे कई शहरों का पानी खत्म हो चुका है।
मद्रास का पानी 2 साल पहले सूख गया है, आपके खेत का, आपके गांव का पानी कब सूखेगा पता नहीं, लेकिन जिस दिन सूख गया उस दिन आप कहोगे कि मैं 10 एकड़ का जमींदार हूं। बने रहिए, आपको गांव छोड़ करके एक झोला टांग करके कहीं पलायन करना पड़ेगा। तो इसलिए खेत की मेड़ पहला, दूसरा खेत की मेड़ पर पेड़। कौन से पेड़? कई प्रकार के पेड़ जो चिड़ियों को भी पालते हों, गिलहरी को भी पालते हों, यानी कि जामुन है, पीपल है, बरगद है, पाकड़ है। फिर अपनी ज़रूरत के लकड़ी वाले पेड़ शीशम है, सागौन है। फिर अपनी ज़रूरत के लिए जलौनी वाले पेड़ बम्बूल है। फिर अपने पशुओं के चारे वाले पेड़ सुबबूल है। हर प्रकार के पेड़, बांस का पेड़, तो नाना प्रकार के पेड़। कोई किसान ये ना कहे कि छाया मारता है, क्योंकि छाया, अगर आप जमीन को, मैंने कल बोला था, ये धरती माँ है। क्या है? माँ है, जिसने अपनी माँ को नंगा कर दिया है। फिर वो प्राकृतिक खेती की बात ना करे, तो माँ को वस्त्र पहना दो, 20% इसका अंग प्रत्यंग तो वृक्षों से ढक ही दो। तो पहला काम हुआ खेत की मेड़, दूसरा काम क्या हुआ? खेत की मेड़ पर पेड़। तीसरा काम क्या हुआ? पशुपालन। हमारे खेत 5 एकड़ हैं, 10 एकड़ हैं, 2 एकड़ हैं। उस 2 एकड़ में, 5 एकड़ में मैं कितने पशु आसानी से पाल सकता हूँ, वो प्लान। चूँकि समझना, मैं कहना क्या चाहता हूँ, कहना सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जिसकी मेड़ पर पेड़ हैं, अगर महुए के 2 पेड़ हैं, किसी किसान के घर में महुए के 2 पेड़ हैं, 4 सदस्यों का परिवार है, और 1 साल सूखा पड़ जाए, कोई अनाज पैदा ना हो, तो 2 महुए के पेड़ से निकलने वाले महुए आपको मरने नहीं देंगे। बात समझिए, 2 महुए के पेड़ों से मिलने वाला महुआ आपको मरने नहीं देगा। 4 परिवार के साथ 4 लोगों के लिए साल भर का भोजन है महुआ। फूड सिक्योरिटी है। इसी प्रकार फिर पशुपालन है। अगर कभी कोई प्रॉब्लम आई, 2 बकरियां बेच सकते हो। और अगर यहां पर बैल हैं, क्योंकि आज देश में किसानों का जोत बहुत छोटी हो गई, और आप आज भी ट्रैक्टर के भरोसे हो, तो 3 एकड़ का किसान भी हमने जोड़ा है। 14,000, 12,000, 17,000 रुपये लगभग वो ट्रैक्टर वाले को भाड़ा दे देता है। और फिर क्या हुआ? आप 3 एकड़ में जो फसलों के अवशेष निकले थे, वही अवशेष 2 बैलों का भोजन बन सकता था। वो डीजल का काम करता अवशेष, और बैल आपका खेत भी जोतता और गोबर करता, वो खेत को जाता, यूरिया DAP की भी बचत होती। तो 3 काम बहुत जरूरी है। खेत की मेड़बंदी ताकि वर्षा का पानी रुके, खेत की मेड़ों पर पेड़ ताकि बायोडाइवर्सिटी अच्छी हो, और पशुपालन। देखिए आप, हमारे आज जीवामृत की बात हो रही है। किसकी? प्राकृतिक खेती का मतलब आज एक ही शब्द सोशल मीडिया में चल रहा, जीवामृत। जीवामृत में कहते हैं जंगल जाओ, जंगल की मिट्टी लाओ। कब तक? हम क्यों ना अपने खेत में जंगल बना दें, क्योंकि जब तक जंगल नहीं बनाओगे, खेत नंगा है। अभी 50 साल से यूरिया के भरोसे थे, अब अगले 100 साल तक आप जीवामृत के भरोसे रहोगे। ये गुड्डे गुड़िया का खेल कब तक खेलोगे? तो 1 टाइम जीवामृत लाओ, 1 साल लाओ, 2 साल लाओ, 3 साल बनाओ, और उसको समझ जाओ कि जीवामृत के लिए जब जंगल से मिट्टी लाते हैं, तो हमने अपने खेत में ही जंगल बना दिया। अब ना मिट्टी लानी है, ना जीवामृत लाना है, ना जीवामृत बनाना है। क्यों? मेरे खेत में खुद स्वतः वो लाभदायक जीवाणु
जो मेरे खेत में सहयोग करते थे वो स्वतः ही यहाँ पर स्वतः ही हैं। मुझे कहीं से लाना, मुझे कोई नाटक, जैसे पीछे 20 साल एक नाटक चला वर्मी कंपोस्टिंग का। किसी जमाने में आपके खेत में बरसात के सीजन में जब आप चलते थे तो ऐसा कोई पैर नहीं है जो केंचुए पर ना पड़े। फिर इसी विज्ञान ने ये रसायन डाल डाल करके, रोटावेटर चला चला करके, भारी भरकम ट्रैक्टर दौड़ा करके सारे केंचुओं को मार दिया। उसके बाद क्या नाटक चला? वर्मी कंपोस्ट। अपने घर में 2 किलो केंचुआ लाइए, गोबर डालिए, नांद बनाइए। मैं क्या यार लू, वो सुनार जैसा काम, सुनारों जैसा काम ना, खुट 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 खुट। अरे आपके खेत में केंचुआ हो जाए, आपके खेत में केंचुआ हो गया, हमको क्या करना है? जो कुछ खेत में गिरता है, फसलों का अवशेष, बाग बगीचों की पत्तियां, सबको ह्यूमस में बना देता है। और लास्ट में कहूँगा अल्टीमेटली प्राकृतिक खेती का मतलब है ह्यूमस। क्या? ये जमीन में हमें ह्यूमस बढ़ाना है और ह्यूमस बढ़ा करके 1% कम से कम 1% और अधिक से अधिक 2% जैसे ही ह्यूमस होगा। लक्ष्य यही है। लेकिन मेड़ नहीं होगी, ह्यूमस नहीं बढ़ेगा। पेड़ नहीं होगा, ह्यूमस नहीं बढ़ेगा। बैल बकरी भेड़ नहीं होगी, ह्यूमस नहीं बढ़ेगा। कार्बन, तो ये कार्बन यहाँ बढ़ाना है, ठीक है ना। तेरा वैभव अमर रहे माँ, धरती का वैभव, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिनचार रहें न रहें। ये मातृभूमि है, ये माँ है, और माँ अगर स्वस्थ है तो मैं स्वस्थ हूँ। माँ धनाढ़ है ह्यूमस के केस में तो मैं धनाढ़ हूँ। माँ रोएगी तो मुझे रोना पड़ेगा। माँ बीमार होगी तो आपकी बीमारी का इलाज दुनिया के किसी चिकित्सक के पास नहीं, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। इसीलिए लोग बेशक तड़प रहे हैं, भटक रहे हैं अस्पतालों में, लेकिन किसी को उसकी बीमारी का समाधान क्यों? समस्या यहाँ है कि ये बीमार है, माँ बीमार है। समस्या है कि मेरी धरती माँ बीमार है और मैं इलाज करा रहा हूँ अपनी फसल का और अपना। समस्या ये कि धरती बीमार है और मैं इलाज, धरती की बीमारी के लक्षण फसल में परिलक्षित होते हैं। फसलों की बीमारी को ठीक करने के लिए मैं रसायनों का प्रयोग करता हूं और वो रसायन भोजन में जा कर के हमको बीमार कर देते हैं। तो जिसे धरती की बीमारी को ठीक करना था वो खुद ही अस्पताल में भर्ती हो गया। अब धरती का इलाज कौन करेगा? इसलिए समय रहते हम अपने धरती के वैभव को ठीक कर दें। और ये माँ कहती है, बेटा तुमने अगर इतना सोच लिया है तो तुमको कहीं भी भटकने की जरूरत। और अगर मैं बीमार हूँ तो तुम भी भटकोगे, तुम्हारी आने वाली औलादें भी भटकेंगी और बहुत भटकने के बाद भी मंजिल नहीं मिलेगी। इसलिए अगर मंजिल की प्राप्ति करनी हो तो सिंपल सी कहानी है, चलो प्रकृति की ओर। इसी का नाम है प्राकृतिक खेती।